Hello students, good morning to all. So in today's lecture we are going to cover our chapter number 3 of plus 1 business studies, that is public, private and global enterprise as synopsis. I have prepared this video as synopsis so that a quick revision can be done of this chapter. So moving ahead, जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया गया कि देयर आर वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसा ही किसी भी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर होते हैं, दो तरीके के सेक्टर रहेंगे, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। देखिए कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर में, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। जब मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर की दो कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें ऑनरशिप का कोई लेना देना नहीं, जस्ट मेंबरशिप थी कि प्राइवेट लिमिटेड में 2 मेंबर रहेंगे, पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 मेंबर रहेंगे और कैपिटल कंट्रीब्यूशन से हम कंसीडर करते थे। सेक्टर बिल्कुल अलग है। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है कि ऑनरशिप पे जो ऑनरशिप है वो कंप्लीटली किसके हाथों में रहेगी, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इट मींस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि रेलवे है, रेलवे इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन अगर कोई भी हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज या लाइफ इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर है। सेक्टर क्या होते हैं जिसमें कि ऑनरशिप डिसाइड की जाती है किसके द्वारा। किसी भी इकोनॉमी में या तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कैपिटलिज्म हो सकता है, सोशलिज्म हो सकता है या मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है। कैपिटलिज्म जैसा कि प्राइवेट सेक्टर जिसमें मेन प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है सारा कुछ। सोशलिज्म जिसमें कि पब्लिक सेक्टर का मेन हाथ है और पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि इंडिया में दोनों सेक्टर इकट्ठे प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस सेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी है कैसी है, बेसिकली एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी है जो प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है या पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। ठीक है, मेनली इसको प्राइवेट के अंदर ही कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मैंने अलग से लिखा है ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखिए प्राइवेट सेक्टर का जो भी पार्ट था, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप था, जॉइंट इंटू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हम लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियोस में मैं करवा चुका हूं आपको, तो इनको बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस चैप्टर में। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर का जो पार्ट रह गया था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कुछ और टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक एट अ पब्लिक सेक्टर कि पब्लिक सेक्टर क्या है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन्ड है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में वेरियस हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, पब्लिक सेक्टर में भी कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। मेनली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, second one is statutory corporation and third one is government company। तीनों के बारे में हम डिटेल में मैं आपको एक बार क्विक रिव्यू दूंगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए इन एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। आप देखते हो अभी मोदी जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट 2 है 2.0, इसमें भी कैबिनेट है। ठीक है, कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जैसा कि हेल्थ के लिए अलग मिनिस्टर है, एचआरडी के लिए अलग मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स के लिए अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही हर मिनिस्टर के अंडर एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे रेलवे है पीयूष गोयल है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। हर मिनिस्टर को एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया जाता है जिसके थ्रू वो मैनेज करते हैं। ऐसा जो भी अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो एक सेपरेट मिनिस्ट्री को हैंड ओवर कर दी गई है उसे बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि कंट्रोल की जाती है उसी कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा। वही मिनिस्टर अकाउंटेबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी सारी जिम्मेवारी के लिए। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार भी एग्जाम में, लास्ट बार भी पूछा गया था, विच वन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। फीचर्स की बात करें, देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फंडिंग, पैसा कहां से आता है? सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। हर साल बजट एलोकेट होता है, जैसे आपको पता है 1 फरवरी को बजट आता है। ठीक है, रेलवे के लिए पहले अलग बजट आता था, अब कंबाइन कर दिया इन्होंने।
हर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन होती है कि इतना रुपया इस डिपार्टमेंट को जाएगा और वहां पे खर्च करेंगे हम, चाहे हेल्थ सेक्टर है चाहे एजुकेशन सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में वो बजट में पहले से एलोकेशन होती है। तो फंड्स कहां से आते हैं? डायरेक्टली गवर्नमेंट से। ऑडिटिंग कंपल्सरी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड दैट इज फॉलोड फॉर द अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। जो और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोसीजर फॉलो होता है वही प्रोसीजर फॉलो होगा और ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट आपके इंस्टीट्यूशन है उनको करवानी पड़ती है। थर्ड वन इज एम्प्लॉय स्टेटस। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले एम्प्लॉयज हैं उन सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाता है। कोई रेलवे में काम कर रहा है उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पावर सेक्टर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है जो भी डिपार्टमेंट उनमें जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाएगा। उनको हेड कौन करेंगे? इन डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए देखिए वैसे तो मिनिस्टर है लेकिन मिनिस्टर भी एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट करते हैं जिसे बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज IAS जो होते हैं वो हेड करते हैं। आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे में देख लीजिए एक IAS रहेगा जो कि सारी रेलवे को हैंडल कर रहा है, ठीक है। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, फिर अकाउंटेबल है मिनिस्टर को और मिनिस्टर सीधा पार्लियामेंट को। एम्प्लॉय को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कंट्रोल कौन करता है इसको? वो कंसर्न जो मिनिस्टर है वही मैनेज करता है, उसी का कंट्रोल रहता है सारे डिपार्टमेंट पे। अकाउंटेबिलिटी देखिए अकाउंटेबल कौन होता है इसकी वर्किंग के लिए? वो कंसर्न मिनिस्टर है। अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है लाइक इन द प्रीवियस जो आपका मोदी कैबिनेट का मिनिस्टर थे वहां पे क्या हुआ था, एक छोटा सा हादसा हो गया था, तभी सुरेश प्रभु जो कंसर्न मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिख के दिया था क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी जो भी कमियां होती हैं। नेक्स्ट इज मेरिट्स। ये फीचर्स थे कुछ फायदे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। अब जो भी फीस वगैरह आ रही है, रेलवे इतना बड़ा हमारा सेक्टर है, इसमें जो भी टिकट्स वगैरह की इनकम आती है वो सारी कहां जाएगी? गवर्नमेंट के ट्रेजर में। गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का। सेकेंड वन इज हाईली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखिए जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो हमारे इलेक्शंस के थ्रू, हमारी वोट्स के थ्रू ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स अकाउंटेबल एंड डायरेक्टली हमारी ही अकाउंटेबल होते हैं वो, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं तो हमारे ही एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे जो भी क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई करते हैं। जैसे कि संगरूर से MP हैं भगवंत मान, आप देखते होंगे उनका, ठीक है, कि संसद में जो भी होता है वो हर बात को पूछते हैं वहां पे कि क्या खर्चा कैसे हुआ है, क्योंकि वो हमारे जनरल पब्लिक के द्वारा इलेक्ट हुए हैं। थर्ड वन इज फैसिलिटेट पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को एक अच्छा कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटेट करनी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कैसे? देखिए पार्लियामेंट में हर चीज को, जब भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी अकाउंट्स होते हैं या फिर जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो पार्लियामेंट में रखी जाती हैं। और पार्लियामेंट में होता क्या है, जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट वहां पे अपनी परफॉर्मेंस रखेगा तो भी उसी के बिहाफ पे डिबेट वगैरह होती हैं या फैसले लिए जाते हैं, तो पार्लियामेंट में अच्छा कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। फोर्थ पॉइंट इज वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट सुटेबल एंटरप्राइज। सबसे ज्यादा अच्छी सुटेबल एंटरप्राइज ये है। रीजन बीइंग कि देखिए कंट्रोल कौन कर रहा है? अपना मिनिस्टर। इंडिया का ही जो मिनिस्टर है वो कंट्रोल कर रहा है, तो एनिमी कंट्री का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। उसी के डायरेक्ट सुपरविजन में ये जो डिपार्टमेंट है कंट्रोल में रहेगा और काम करेगा। तो जब वहां पे नेशनल सिक्योरिटी आती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केस स्टडीज आपको बनाई जाती है बुक की छोटी छोटी लाइनों में कि वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, आपको फिलअप दे देंगे दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। वहां पे आपको एंटर करना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन देखिए, जब भी पब्लिक एंटरप्राइज की लिमिटेशन आप करोगे किसी की भी, वो बेनिफिट्स को ही थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि असल में बेनिफिट्स इतने नहीं होते जो हमने बताए हैं। देखिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेंज कर सकना, क्योंकि एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते वो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे अगर एक शॉपकीपर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसको कुछ गलत लग रहा है तो वो चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी उसके बिजनेस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज ओवर पुशेस ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स हैं जो IAS वगैरह,
जो आईएएस वगैरह रखे हुए हैं, देखिए हर आईएएस को होता है कि अपनी इमेज है जो उसकी वो डाउन ना जाए, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए, तो वो कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, वो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं डिसीजन लेते ताकि उससे कुछ नुकसान ना हो जाए। वो क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं ताकि कभी भी वो रिस्पॉन्सिबल ना हो सके लॉसेस के लिए, या फिर जो भी नुकसान हुए हैं उनके लिए उनको अकाउंटेबल ना होना पड़े। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं वो एज इट इज इंप्लीमेंट कर देते हैं। उनको ओवर पुशेस होते हैं, वो अपने सेल्फ डिसीजन लेने से घबराते हैं। रेड टेपिज्म, पेपर वर्क बहुत ज्यादा रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। रेड टेपिज्म का मीनिंग ये होता है कि ज्यादा जरूरत, एक्सेसिव पेपर वर्क, कोई भी चीज है वो सारी पेपर्स के थ्रू ही जाएगी, ठीक है, कागजी ऑफिशियल वर्क ही रहता है और इसमें रेड टेपिज्म ज्यादा रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जहां पे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है आप देखते हो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, मिनिस्टर के अंडर है, मिनिस्टर चाहे तो अपने रिलेटिव्स में से किसी को जॉब दिला दी या फिर कुछ और इंटरफेरेंस वर्किंग में, डे टू डे रूटीन वर्किंग में इंटरफेरेंस चलता रहता है इनका। ये लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सेकेंड टाइप इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आई है। एलआईसी सुना आपने, आरबीआई सुना है, एलआईसी 1956 एक्ट के अंडर आया, आरबीआई 1934 एक्ट के अंडर आया, या फिर कोई भी एसबीआई है 1955, नाबार्ड है, सिडबी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि एक स्पेशल एक्ट पास किया गया, वही उनकी पावर्स बता रहा है, वही ड्यूटीज बता रहा है, जो एक्ट है इटसेल्फ सभी पावर्स वगैरह उसमें एक्सप्लेन की हुई है। उसी एक्ट के अंडर जो एग्जिस्टेंस में आई है कंपनी, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मेन बात देखिए वहां पे था मिनिस्टर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, यहां पे क्या है, एक्ट, जो एक्ट के अंडर आएंगे। इसके अगर फीचर्स की बात करें, फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होगी, एक एक्ट पास करना पड़ेगा, उस एक्ट के अंडर ही फॉर्मेट होंगी ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कंट्रोल, देखिए वैसे कंट्रोल इसका इस पर भी किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ऑल्दो की फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट से नहीं आती, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इन पे, ठीक है। थर्ड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नेम पे प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, अपने ऊपर केस हो भी सकता है, अपने नाम पे केस कर भी सकते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। फंडिंग, पैसा कहां से आता है, ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली पैसा नहीं लेते, आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उससे बोरो करते हैं पैसा, अपने प्रोडक्ट वगैरह बेच के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां से पैसा अरेंज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। ये पैसा डायरेक्टली नहीं आता पैसा इनका, ये अपना पैसा खुद अरेंज करते हैं। जैसे एलआईसी, एलआईसी का मेन काम क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, वो पॉलिसी बेच के अपना पैसा अरेंज करती है। ऑडिटिंग, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सेम प्रोसीजर नहीं है जैसा कि डिपार्टमेंटल में था, इनके लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी तरह इनकी ऑडिटिंग जरूरी नहीं है, जैसे वहां पे कंपलसरी होता था, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, इनके लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। एम्प्लॉय का क्या स्टेटस है, जो भी एम्प्लॉय का स्टेटस है वो किस में दिया हुआ, एम्प्लॉयज की क्या सैलरी वगैरह फिक्स करनी है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, ये सारी बातें किसमें बताई हुई है, एक्ट में, क्योंकि ये एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो एक्ट ही बताएगा कि एम्प्लॉयज का क्या स्टेटस है, कैसे उसको सैलरी मिलनी है, कैसे अपॉइंट करना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें दिए होंगे, इसके एक्ट में। इसके मेरिट्स क्या है, देखिए मेरिट्स जब भी आप कंसीडर करोगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ कंपेयर करके, उसमें क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाना, पैसा इन्होंने खुद अरेंज करना, तो अपने आप थोड़ा काम करते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, बता चुका हूं मैं ये पॉइंट। थर्ड, ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इनकी सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अपने हैं, बता कौन रहा है, एक्ट, एक्ट के द्वारा बताया जाता है इनको सारा कुछ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, देखिए तो वो इंडिया, अगर इंडिया में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंडिया को कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन
एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नए नए प्रोजेक्ट लगा के या बिजनेसमैन को हेल्प करके वो पैसा, देखिए ये भी जो पैसा इनके पास आता है, LIC के पास जो भी पैसा आ रहा है, वो पैसे का क्या यूज करते हैं, उनको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं ताकि उस पैसे को वेस्ट ना कर सके और उसको ग्रो कर सके। और उससे क्या होती है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस, कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या क्या लिमिटेशन है, देखिए मैंने पहले ही बताया, लिमिटेशन आपने मेरिट्स को ही थोड़ा घुमा के लिख देना कि यह नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी, हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो हम बोलने में फ्लेक्सिबिलिटी है, असल में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट इन रियल सेंस। सेकेंड पॉइंट इज गवर्नमेंट डू इंटरफेयर, हमने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन हर जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है जिस फॉर्म पे, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। वो इंटरफेरेंस कैसे करती है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको। जो फोर्थ पॉइंट है करप्शन, देखिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, रैंपेंट करप्शन होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है वहां पे। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है वो मैं बताता हूं। एक एडवाइजर, गवर्नमेंट का एक एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है हर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि इनको रेस्ट्रिक्शन करता है, इनकी फ्रीडम पे एक रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है वो, कि इनको डिसीजन में वो एडवाइस देता है और खुद अपने डिसीजन नहीं ले पाते इंडिपेंडेंटली। तो ये था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन शॉर्ट में, ब्रीफ में। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में बेटा दिक्कत आ रही है, मैंने डिटेल में हर टॉपिक की वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चला गया या हमें समझ नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्लासिफाई करेंगे हम, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, देखिए कंपनीज एक्ट मैंने बताया था 2013 है, इसमें भी सेम अप्लाई हो रहा है कि जो कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि गवर्नमेंट कंपनी कैसे कहलाएगी, अंडर सेक्शन, देखिए पहले तो वो एक दो चीजें हैं इसमें, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन जाएगी, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है, प्लस दूसरी चीज क्या है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 of the Companies Act, in that corporate body 51% or more paid up share capital, 51% or more paid up share capital किसके हाथ में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। देखिए एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन प्लस 51% ऑफ पेड अप कैपिटल या उससे ज्यादा, वो किसके हाथ में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, तो उस कंपनी को बोला जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग था ये। जो गवर्नमेंट शेयर खरीदती है, किसके नेम पे शेयर खरीदती है, प्रेसिडेंट के नेम पे शेयर खरीदती है, उसमें जो भी गवर्नमेंट कंपनी में शेयर खरीदे जाएंगे वो प्रेसिडेंट के नेम पे खरीदे जाएंगे। इसकी फीचर्स देखिए आप। फॉर्मेशन मैंने बताया कंपनी एक्ट 2013 के अंडर फॉर्मेशन होगी इसकी, और गवर्नमेंट को मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करनी चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन मैं पहले समझा चुका हूं कि अपने नाम पे शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, केस हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मैनेज कौन करता है इनको, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, जैसे कंपनी में बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनर कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट है शेयर होल्डर, तो इसीलिए। एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कंपनी की केस में जैसे अपॉइंटमेंट होती है, कंपनी में दो डॉक्यूमेंट थे, एमओए एओए, वही कंपनी की पावर्स के बारे में बताते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज की यहाँ पे क्या होगी, अपॉइंटमेंट होगी। इनकी कुछ एग्जांपल देता हूं मैं गवर्नमेंट कंपनी की। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC आ गई, ये सभी क्या है, जो BHEL आ गया, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी गवर्नमेंट कंपनीज है। मेरिट्स देखिए क्या क्या है। सबसे फर्स्ट मेरिट है कि इसको कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। ये मेरिट होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, गवर्नमेंट से अलग चलते हैं, बिजनेस अलग चलता रहेगा, ठीक है। शेयर होल्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन बिजनेस कंटिन्यू करेगा। ऑटोनॉमी, इनमें ऑटोनॉमी रहती है, अपने आप डिसीजन लेते हैं, इंडिपेंडेंट, ये अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होता है।
नेक्स्ट है रीजनेबल रेट्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो इनके प्राइसेस वगैरह ऐसे रखते हैं कि मार्केट में कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करे प्राइसेस को, ज्यादा प्राइसेस चार्ज ना करे। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन ये होती है कि गवर्नमेंट ही ओनली शेयर होल्डर है, तो एक तरीके का सरकारी ही हो गया काम। नेक्स्ट है इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे करते हैं? देखिए, इवेट्स तोड़ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर गवर्नमेंट कंपनी को पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट्स रखनी पड़ेंगी, लेकिन इनको एग्जम्पशन मिली हुई है। ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स रखें ना रखें, इनको क्या मिली हुई है? एग्जम्पशन मिली हुई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट करती है। ये था हमारे 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो मैंने पढ़ाया आपको, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट। अब इसके बाद इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट और हैं छोटे छोटे जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं। एक है ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलेंगे। आप वैसे डिफरेंस होता है, लेकिन आपने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम पे इसको लर्न करना है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एज द नेम इज सजेस्टिंग, मल्टीनेशनल, एक से ज्यादा देशों में जो कंपनी काम कर रही है, दैट इज नोन एज मल्टीनेशनल। जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है, दैट कंपनी विल नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकती है। जब कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं, आप देखते हो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप डेली वेज यूज कर रहे हो। सैमसंग है, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप सैमसंग का, साउथ कोरियन कंपनी है, यूज आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हो। एप्पल है जो यूएसए की कंपनी है, ठीक है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हो। कुछ ग्लोबल एंटरप्राइज और देखने को, मैकडी है, डोमिनोज है, ये आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, नाइकी है, एडिडास है, ये सभी हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। एक से ज्यादा देशों में जिनका बिजनेस हो गया वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। इनका इंपैक्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रहता है। टॉप 200 जो कॉर्पोरेशन है, ये मैंने पहले ही बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि टॉप 200 जो कॉर्पोरेशन है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी का 28% शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ 200 ऑर्गेनाइजेशन, 200 ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 28.3% हिस्सा कवर कर रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का। कुछ फीचर्स देखिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, सब कुछ बड़े लेवल का होगा इनका। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, पैसा बहुत ज्यादा होगा इनके पास, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो पैसा भी ज्यादा है। कैपिटल रिसोर्सेज इनके पास ज्यादा होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, ज्यादातर ये क्या करते हैं, दूसरे देश में कोलैबोरेट कर लेते हैं कंपनीज के साथ, ताकि वहां की डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उनको ये डोमिनेट कर सके। थर्ड वन इज एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी बड़े बड़े देशों में तभी व्यापार कर पाएगी, तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब वो कुछ एक्स्ट्रा दे रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास। इनके पास ज्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके दम पर ये दूसरे देशों में अपना बिजनेस उनके कंपेटिटर से ज्यादा अच्छा करते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट खोज के लेके आते हैं। आप देखते हो हर प्रोडक्ट में, सैमसंग के मोबाइल्स में देख लो, डे टू डे चेंज आता जा रहा है, नया नया इनोवेशन आती जा रही है। एंड्रॉइड है जो वो 1 से 10 तक पहुंच गया, ठीक है, या फिर Xiaomi की देख लीजिए, MI UI 11 तक पहुंच गए हैं। एक सिंपल टूथपेस्ट में देख लीजिए आप, डे टू डे कितने चेंजेस आ रहे हैं। वो सारे क्यों हो रहे हैं? इनोवेशन की वजह से। MNCs हैं, इनोवेशन पे एक R&D डिपार्टमेंट रखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके थ्रू इनोवेट करते रहते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनकी अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू देयर कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स की बात करें तो उनसे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेंगी? अग्रेसिव रहेंगी, कि एकदम से ये सेल के ऑफर दे दें। इनको पता है कि कैसे अपना प्रोडक्ट इनको मार्केट करना है, कैसे उसकी सेल को एक्सटेंड करना है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मेन ध्यान इनका क्या रहता है? अपना मार्केट एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना। टेरिटरी है जो इनकी, उनको बढ़ाने की सोचते रहते हैं, एक्सपैंड करते रहते हैं अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह। कंट्रोल होता है जो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मीनिंग क्या है? एक देश में इनका हेड ऑफिस रहेगा, एक कंट्री में, जिसको बोला जाता है होस्ट, होम कंट्री, उसको बोला जाएगा होम कंट्री। बाकी देश होस्ट कंट्रीज है, तो होम कंट्री से ही ऑपरेट करते हैं। तो कंट्रोल कहां पे रहेगा? सेंट्रलाइज। ये था आपका ग्लोबल एंटरप्राइज। अब इसके बाद 2 छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं। इस कंसेप्ट में से जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से केस स्टडी आई हुई थी लास्ट बार, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था।
जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो ये ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। नेम ही बता रहा है जॉइंट वेंचर, दो कंपनीज आपस में जॉइंट हो जाती हैं, वेंचर अपना बिजनेस, ठीक है। कई बार किसी कंपनी के पास कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक है, चाहे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जब उनको लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है और दूसरे कंपनी के पास वो चीज है, तो वो दोनों आपस में मिल जाती है, बिजनेस को एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपस में मिलकर ये नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या एग्जिस्टिंग बिजनेस में थोड़ा थोड़ा काम हम मिलके करेंगे, ठीक है। अभी सैमसंग के पास सुपर एमोलेड स्क्रीन है, आईफोन के पास अभी तक स्क्रीन नहीं है, वो सैमसंग से परचेज कर रहा है, ठीक है। बैटरीज है, मोबाइल बैटरीज है, वो सभी चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, अलग अलग कंपनी से कोलैबोरेशन हुई है मोबाइल कंपनी से। तो ये होता है जॉइंट वेंचर। मारुति सुजुकी की मैंने एग्जांपल दी थी जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। मारुति सुजुकी आप जॉइंट वेंचर देख सकते हो, भारतीय एक्सा देखा था आपने, महिंद्रा रेनो का जॉइंट वेंचर मैंने डिस्कस किया था। ये कुछ जॉइंट वेंचर है जो हम देखने को मिलते हैं एक कंपनी दूसरी के साथ। टाइप देखिए, दो तरीके के, या इक्विटी बेस्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल। इक्विटी बेस्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या है, नई बिजनेस एंटिटी नहीं फॉर्म हो, ठीक है, जस्ट वो काम कर रहे हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जो उन्होंने एमओयू साइन किया होता, एग्रीमेंट साइन किया कि इतने टाइम के लिए हम दोनों इकट्ठा काम करेंगे। ओनरशिप नहीं शेयर कर रहे, बल्कि बस काम इन्होंने दे दिया कि आपने ये काम मुझे करके देना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। सेकेंड वन इज इक्विटी बेस्ड ओनरशिप। इक्विटी मतलब ओनरशिप, दोनों आपस में ओनरशिप शेयर करेंगे। एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, 60% मारुति ने ले लिया, 40% सुजुकी ने ले लिया, वो क्या है, इक्विटी बेस्ड है। या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में ही ओनरशिप दे दी, ठीक है। आइडिया जैसे, आइडिया पहले हच कंपनी थी, आइडिया ने एक ही कंपनी रख ली और हच को बोल दिया कि आप 20% शेयर इसमें रख लीजिए, तो वो होती है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड के आगे तीन है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, पार्टनरशिप पहले पढ़ा चुका हूं, एलएलपी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। एक्ट है इसका 2008, एलएलपी एक्ट 2008। इसमें होता क्या है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करते हैं, एक्ट इनका 2008 है। ये चार बातें ध्यान में रखिए आप। फर्क डिफरेंस किसमें देखना आपने, एलएलपी और लिमिटेड पार्टनरशिप में, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ध्यान से देखना आपने। अब ये था आपका जॉइंट वेंचर, कुछ बेनिफिट्स हैं जॉइंट वेंचर के। वो देखिए बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जॉइंट वेंचर के। पहले एक कंपनी थी, अब दो कंपनीज होगी, दोनों के पास पैसा भी बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, ठीक है, ग्लोबल नई नई मार्केट्स में एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इंक्रीज रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं उनके पास, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, पहले इंडियन कंपनी थी, अब वो अमेरिकन कंपनी से कोलैबोरेट कर लिया तो अमेरिकन मार्केट भी एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम अच्छी थी, दूसरी कंपनी के पास ज्यादा अच्छी है, तो हमें नई टेक्नोलॉजी मिल गई है। इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेट करने के लिए जो हमारे रीजन होते हैं ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेट करने के, वही रीजन फुलफिल हो जाते हैं, वही बेनिफिट्स हैं इसके। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, कुछ भी चीज हमारे पास कमी थी, उनके पास थी, लेबर ज्यादा अच्छी थी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अब देखिए माल भी, जो सामान बनेगा वो भी लार्ज स्केल पे बनेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो जाता है जब दो कंपनीज आपस में मिलती है। तो ये था जॉइंट वेंचर के बारे में। आज का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा, दैट इज पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डीएमआरसी के थ्रू जो बना दिल्ली मेट्रो, ठीक है, उसमें पीपीपी थी, या फिर एक कुंडली मानेसर हाईवे एक्सप्रेस है, ज्यादातर रोड्स में ही होती है पीपीपी। इसमें करते क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है अपनी, जैसे हाईवेज की बात करूं मैं, लैंड दे देती है और जो उस पे मटेरियल लेट डाउन करना है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, और प्राइवेट सेक्टर को वहां पे हक दे दिया जाता है कि हम 10 साल 15 साल जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए आप यहाँ से हमें
गवर्नमेंट लोगों से क्या टोल टैक्स वगैरह चार्ज कर सकते हो। आपको जो पैसा है किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, ठीक है, या एक टाइम पीरियड के लिए आपको राइट दे दिया जाएगा कि आप पैसे ले सकते हो। फीचर्स क्या है, दोनों का कोलैबोरेशन, फर्स्ट वन की प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का कोलैबोरेशन रहेगा, और कि गवर्नमेंट का मेजर रोल रहेगा यहाँ पे भी, प्राइवेट का थोड़ा कम। मेरिट्स क्या है, हमें प्राइवेट सेक्टर का जो बेनिफिट होता है वो मिल जाता है क्योंकि उनके पास स्किल ज्यादा होती है, काम अच्छे तरीके से करते हैं, ये बेनिफिट मिल जाता है और देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। देखिए डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो बनी वैसे पॉसिबल नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर जापान से टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है, उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से रन हो रही है सक्सेसफुली। लिमिटेशंस क्या है कि प्राइवेट जो फंडिंग वाले पर्सन है वो ज्यादा इजीली नहीं मिलते, इतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, और कई बार चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट भी रहते हैं कि कंफ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का साइनॉप्सिस। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आपको मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है हर टॉपिक की, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अदरवाइज ये था एक जस्ट ब्रीफ रिव्यू के लिए साइनॉप्सिस बनाया मैंने, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनके लिए कि अभी, ताकि वो एट पार हो जाए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो देख सकें, ठीक है इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुन लिया होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।